1979 में खाना काबा पर हमला कुछ दिनों या हफ्तों की बात नहीं, बल्कि इस हमले के लिए कुछ सालों में बाकायदा तौर पर जहन साजी की गई थी। और काबे पर हमला आवरों की जहन साजी में नाबीना आलिम अब्दुल अजीज़ बिन बाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। दोस्तों, इब्ने बाज का सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री पर बहुत गहरा असर रहा है और ये आलिम सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा मकबूल भी थे। दोस्तों, आप देख रहे हैं काबे पर हमले की चौथी एपिसोड। इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि कैसे हमला आवरों की जहन साजी की गई और अब्दुल अजीज़ बिन बाज का सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री पर कितना गहरा असर रहा है। और अगर आपने काबे पर हमले की पहली 3 एपिसोड्स नहीं देखी तो आप पहले वो जाकर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब्दुल अजीज़ बिन बाज इस्लामिक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और लोग इनको सुनने आया करते थे। बेसिकली दोस्तों, इब्ने बाज पुरानी जहनीत के मालिक थे और वो सऊदी अरेबिया की जदीद चीज़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। सऊदी अरेबिया में तेल निकलने के बाद इस मुल्क को तरक्की करता देखना इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इब्ने बाज सऊदी अरेबिया के शाही खानदान पर बराह रास्त तो तनकीद नहीं करते थे, लेकिन वो अपनी महफिलों में ढके छुपे अल्फाजों में ये कहते थे कि बादशाह की तस्वीर सरकारी इदारों में नहीं लगानी चाहिए, बल्कि इन तस्वीरों को तो फाड़ कर ज़ाया कर देना चाहिए। ये तस्वीरें हमें शिर्क की तरफ ले जा रही हैं। और वो ये भी कहते थे कि सऊदी अरेबिया में सिगरेट नोशी और शराब बिल्कुल सूअर की तरह हराम है। और सबसे बढ़कर तनकीद कि अब औरतें स्कूलों में पढ़ेंगी, ये नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें मगरिब से ली गई हैं, यानी कि अब्दुल अजीज़ बिन बाज के मुताबिक औरतों को सिर्फ घर पर ही रहना चाहिए। अब्दुल अजीज़ की ये सारी बातें हुकूमत नज़रअंदाज कर रही थी और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अब्दुल अजीज़ बिन बाज ने एक नई तहरीक शुरू की और इस तहरीक का नाम दावा सल्फिया अल मुक्तसबा रखा। इस तहरीक का मिशन ये था कि लोगों को इस्लाम की तरफ वापस लाना है। इस तहरीक में नौजवान लड़कों को वीकेंड पर समंदर के सहरा पर इकट्ठा किया जाता और इनको तबलीग की जाती। फिर तबलीग ख़त्म हो जाने के बाद इनको भुनी हुई भेड़, ज़ाफ़रानी चावल और साथ में पेप्सी की बोतल खाने के बाद दी जाती। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेप्सी की बोतल अब्दुल अजीज़ बिन बाज के ब्लैक लिस्ट में शामिल थी, लेकिन फिर भी अपने स्टूडेंट्स को वो बोतल पिलाया करते थे। कुछ वक्त गुजरने के बाद इस तहरीक में एक नौजवान ने शमूलियत इख्तियार की और उसके बाद इसी नौजवान ने काबे पर हमले की इस तहरीक का मकसद पूरा किया। ये नौजवान सऊदी नेशनल गार्ड का मुलाजिम था और ये अपने फ्री टाइम में इब्ने बाज के फ्री लेक्चर सुनने आया करता था और साथ ही साथ ये नौजवान लड़ने का हुनर भी अच्छा खासा रखता था। इसकी काबिलियत को देखते हुए इब्ने बाज ने इसको दावा सल्फिया अल मुक्तसबा का अहम ओहदेदार भी बना दिया। ये नौजवान और कोई नहीं बल्कि जुहाइमन अल उतैबी ही था और इसी शख्स की वजह से इस्लाम के मुकद्दस तरीन मकामात पर हज़ारों लाशें गिरनी थी। इसी दौरान दोस्तों, इब्ने बाज सऊदी अरेबिया के शहर रियाद चले गए, जहां शाही खानदान के लोग इनको इज्जत की निगाह से देखते थे। इनको वहां पर सऊदी साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट का वजीर भी बना दिया जाता है। अभी अलग बात है कि इब्ने बाज ज़मीन को फ्लैट तस्वुर करते थे और अमेरिका के चांद के मिशन को भी ये झूठा करार देते थे। लेकिन दोस्तों, वक्त के साथ साथ एक अजीब और गहरा तजाद बनता गया। वो ये कि इब्ने बाज एक तरफ तो हुकूमत का साथ देते और शाही खानदान को सपोर्ट करते और वहीं दूसरी तरफ ये ऐसा जाहिर करते कि ये हुकूमत के फैसलों के सख्त खिलाफ हैं। इनके इसी दोगलेपन ने जुहाइमन अल उतैबी को बहुत परेशान कर दिया कि एक तरफ तो इब्ने बाज कहते हैं कि सऊदी बादशाहत मगरिब की आलाकार है और दूसरी तरफ ये सऊदी के हुकूमत की वफादारी करने का दर्ज देते हैं। जुहाइमन अल उतैबी ने इब्ने बाज के इस चाल को अच्छी तरह समझ लिया था। जुहाइमन अक्सर कहता कि इब्ने बाज तस्वीरों को हराम समझते हैं, लेकिन सऊदी रियालों पर शाह की तस्वीर इनको मुंह चिढ़ा रही है। इब्ने बाज जिन चीज़ों की मुखालफत करते हैं, शाही खानदान उसमें खुद मुलव्विस होते हैं। अब जुहाइमन ने इब्ने बाज की इन सारी चीज़ों को देखते हुए सऊदी के बाकी उलमा से बहस शुरू कर दी, लेकिन ये किसी भी उलमा को कायल नहीं कर पाए। अब इसी के साथ साथ जुहाइमन अल उतैबी ने बहुत सारे जोशीले नौजवानों को इकट्ठा कर लिया। फिर इसके बाद जुहाइमन ने अपने जहनी ख्यालात को बुक की सूरत में लिखना भी शुरू कर दिया। जुहाइमन अपनी किताबों में लिखता है कि रियाल की पूजा की जा रही है। इस मुकद्दर सरजमीन पर फिल्मों के जरिए लोगों के जहनों में जहर भरा जा रहा है। मुल्क में शिया लोगों को बर्दाश्त किया जा रहा है, लेकिन जब ये मुल्क बना था तो उलमा ने यह फतवा दिया था कि इनको मुल्क से बाहर निकाल दिया जाए, इनकी इबादत गाहों को जला दिया जाए, लेकिन इन बातों पर अमल नहीं किया गया। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम खालिस मुसलमान कैसे रह सकते हैं? जुहाइमन ने अपने अखवान की हिस्ट्री का जायज़ा लेते हुए लिखा कि जो सच बोलेगा और इनसे इख्तलाफ करेगा उसे खारजी कह दिया जाएगा और फिर उसे कत्ल भी कर दिया जाएगा। ये वही अखवान की हिस्ट्री है दोस्तों, जिसके बारे में हमने 2nd और 3rd एपिसोड में बात की थी। जुहाइमन के इन सारे ख्यालात को सऊदी के बाहर ममालिक में भी बहुत इज्जत मिलने लगी। नेशनल गार्ड के अफराद और इस्लामिक दरसगाहों के तलबा ने सऊदी अरेबिया के शहर रियाद में गैर ममालिक स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा तादाद थी और इन्हीं के ज़रिए जुहाइमन अल उतैबी का पैगाम
कोवैत, यमन, मिस्र और शाम में पहुंच गया। इनकी ये तहरीक आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से काम करती रही। दोस्तों, रियाद सिटी में अल इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी ये इंतहा पसंदों का गढ़ थी। ये सभी लोग अफ़गान का दौर वापस लाने की ख्वाहिश रखते थे और इसी जगह पर जुहैमन की मुलाकात मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से होती है, जिसकी रंगत सफ़ेद, शहद की सी आँखें, लंबे बाल, शायरी करता था और अपनी 4 साल डिग्री कंप्लीट करने के बहुत करीब था। दोस्तों, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ये वही शख्स था जिसको जुहैमन अल तैयबी ने काबे पर इमाम मेहदी डिक्लेयर कर दिया था। बेसिकली अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास सऊदी रियासत के खिलाफ नफरत करने की एक वजह यह भी थी कि उस पर एक बार चोरी का इल्ज़ाम लगा था, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया और जब तक असली चोर नहीं पकड़ा गया तब तक सऊदी की पुलिस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाखून भी निकाल चुकी थी। इसी वजह से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला भी जुहैमन अल तैयबी की इस तहरीक में शामिल हो गया। जुहैमन अल तैयबी ने जब अपनी लिखी हुई तहरीरों को किताब की शक्ल में लिखवाने का इरादा किया तो ये काम सऊदी अरेबिया में नहीं हो सकता था। कुवैत जैसे मुल्क में पब्लिशर्स इसकी भारी कीमत मांग रहे थे। बिल आखिर इनको इराक की हिमायत याफ्ता पार्टी का साथ मिल गया। सद्दाम हुसैन की सेकुलर बास अरब सोशलिस्ट पार्टी और जुहैमन में वाहिद मुश्तरक चीज़ सऊदी ख़ानदान से नफरत थी। और फिर दोस्तों, दारतुत तालिया ने जुहैमन की किताब सबा रसाइल छाप दी, जिसको बाद में स्मगल करके सऊदी अरेबिया में तकसीम किया जाने लगा। जुहैमन अल तैयबी की किताब से मुतासिर होने वाले ग्रुप्स में एक मिस्र की जमात इस्लामी भी थी। इस जमात का भी यही काम था कि किसी को भी काफिर करार देकर उसे मार देना। इस जमात के एक अहम रहनुमा एमन अल ज़वाहिरी था। जुहैमन की किताब सबा रसाइल इन तक भी पहुंची थी। इसी जमात के मैगजीन अल दावा में सऊदी अरेबिया पर एक आर्टिकल छपा जिसमें लिखा था कि सऊदी अरब गुनाहों में लथड़े मुस्तकबिल की तरफ रमा दमा है। मीडिया पर नाकाबिले बयान चीज़ें दिखाई जा रही हैं। टीवी पर एक खातून हीरो के गाल पर बोसा देती है। रेडियो पर खवातीन और मर्द में मुआशका सुनाया जा रहा है। यहाँ तक कि टैक्सी ड्राइवर भी हाथ से निकल गए हैं, तमीज़ भूल चुके हैं। ये सब मगरिबी कल्चर का असर है। सऊदी बच्चों का रोल मॉडल अब $6 मिलियन और सुपरमैन है। इस मुआशरे को अब आखिर कौन बचाएगा? दोस्तों, जुहैमन इन सारी चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा था और जुहैमन इस बात का भी कायल था कि दज्जाल का ज़हूर मगरिब की सूरत में हो चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ इमाम मेहदी की बैत लेना बाकी है। रिवायात के मुताबिक ये काम हज के बाद मकाम इब्राहीम पर होना है। लेकिन अब सवाल यह है कि इमाम मेहदी कौन? जुहैमन अल तैयबी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम की अहमियत से अच्छी तरह वाकिफ़ था। इसने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के जिस्म पर सुर्ख निशान भी देखा था जो इसके नज़दीक इमाम मेहदी की निशानी थी। फिर जुहैमन अल तैयबी ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से बात की और उसे इस बात का यकीन दिलाया कि तुम ही हज़रत मेहदी हो। आखिरकार इन दोनों ने फैसला किया कि इस्तिखारा करके फाइनल रिजल्ट निकाला जाए और बाद में इन दोनों का इस्तिखारा भी सच साबित हुआ। हैरत अंगेज तौर पर दोनों को बिल्कुल एक ही ख्वाब आया। कुछ ही देर में दोनों को मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का इमाम मेहदी होने पर यकीन हो गया। बस अब मिशन शुरू करने का वक्त था, जिसके बाद खाना काबा पर हमले की प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी थी। इन्होंने असलाहा, नेशनल गार्ड और लिबनानी खाना जंगी से स्मगल करना शुरू कर दिया था। जुहैमन अल तैयबी ने जब अपना यह मिशन अपने साथियों को बताया तो उनमें से एक शख्स ने पूछा, क्या असलाहा मुक़द्दस मकामात पर ले जाने की इजाज़त नहीं है? तो जुहैमन अल तैयबी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हाँ, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आखिरी जंग की इब्तिदा तो यूं ही होनी है। ये तो पहले ही लिख दिया गया है, हम तो सिर्फ इस पेशन गोई को पूरा करने वाले हैं। जब तक दुश्मन मक्का में नहीं आएगा, ज़मीन में नहीं निकला जाएगा। ये तो आखिरी फतह का पहला दिन है। दोस्तों, अब जुहैमन सिर्फ कुछ दिन दूर ही था जिसके बाद इसने हज़ारों हाजियों की ज़िंदगी को ख़त्म करना था। सफ़ा और मरवा के इलाके को मुकम्मल तौर पर तबाह करना था। मस्जिदुल हरम को खून, आंसू गैस, केमिकल्स और इंसानी फुजला से भर देना था। आग और खून का खेल खेलने वाले ये चंद जोशीले नौजवान दहशतगर्द कहलाए। इनकी तादाद 300 से 600 के दरमियान थी। इनको पकड़ने के बाद जब सऊदी हुकाम इनका सर कलम करने जा रहे थे तो उस वक्त इनकी हमदर्दी के लिए कोई भी नहीं था, लेकिन ये अपने नुक्ता नज़र पर बिल्कुल हक पर थे। दोस्तों, अगली यानी कि 5वीं एपिसोड में हम जिक्र करेंगे कि कैसे जुहैमन अल तैयबी के काबे पर हमले की सारी प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया गया। अगर आप खाना काबा पर हमले की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं और पहले की 3 एपिसोड, तो यहाँ पर क्लिक करके ज़रूर देखें, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स को समझने के लिए आपको पीछे की सारी एपिसोड्स देखना होंगी। कोई वीडियो मिस ना हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।